जय हिंद, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डी यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर अवेलेबल है महा मैराथन वीडियो लेक्चर। जी हाँ स्टूडेंट, PSY 100 यानी कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। इसमें हमने पिछले 2 साल के प्रीवियस ईयर पेपर को क्लब कर दिया है और इसमें हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन आए थे और उनके राइट आंसर्स क्या हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बिना देर किए हुए ले चलते हैं आपको वीडियो की तरफ और देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे। साथ ही साथ स्टूडेंट मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स की भी शेयर करिए, ताकि आपसे हमारा हौसला बढ़ता रहे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कैसे आए थे। तो पहला क्वेश्चन का रहा है, अ गोल यू कैन अचीव इन नियर फ्यूचर इज कॉल्ड। तो एक गोल जो आप नियर फ्यूचर में यानी आने वाले भविष्य में प्राप्त कर सकते हैं, उस गोल को क्या कहते हैं? यानी एक लक्ष्य जो आप निकट भविष्य में हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसको क्या कहते हैं? तो इसको शॉर्ट टर्म गोल के नाम से जानते हैं। हिंदी में कहें तो अल्प अवधि लक्ष्य, यानी एक लक्ष्य जो आप निकट भविष्य में प्राप्त कर सकते हैं, तो उसको कहा जाता है अल्प अवधि लक्ष्य। स्टूडेंट्स, इसमें आपको अंग्रेजी के कुछ शब्द सीखने पड़ेंगे क्योंकि ये पेपर साइकोलॉजी का और कम्युनिकेशन का है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है, स्मार्ट लक्ष्य में यश किसके हेतु प्रयुक्त होता है? यानी जो वर्ड स्मार्ट SMART में जो वर्ड यश है वो क्या किसके लिए स्टैंड करता है, क्या बताता है? तो स्टूडेंट, स्मार्ट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट, टाइम एंड टाइम बाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको स्मार्ट मतलब होता है स्पेसिफिक। स्मार्ट मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक। ठीक है, यस पी। तो याद रखिएगा, जो स्मार्ट में यस जो होता है वो स्पेसिफिक को दिखाता है, यम जो होता है मिजरेबल को दिखाता है। ठीक है, और जो ए होता है वो अचीवेबल यानी प्राप्त करने योग्य को दिखाता है, और आर जो है रेलिवेंट को, और टी टाइम को दिखाता है। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी यस जो है स्पेसिफिक को, विशिष्ट को दिखाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या आया था? आईसीटी से तात्पर्य है। देखिए आईसीटी जो होता है, हम कहते हैं ना हमारे पेपर का नाम आईसीटी है। आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो आपका आंसर सही हो जाएगा सूचना संप्रेषण तकनीक। आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आई फॉर इंफॉर्मेशन, सी फॉर कम्युनिकेशन, टी फॉर टेक्नोलॉजी। याद रखिएगा, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न आया था, बिफोर सेंडिंग एन ईमेल वन शुड हैव टू डू। उसको क्या करना चाहिए? अगर ईमेल भेजने से पहले हमको क्या करना चाहिए? तो रीड द टेक्स्ट पार्ट को पुनः पढ़ना चाहिए, यानी संदेश को जो हम भेज रहे हैं उसको पढ़ना चाहिए। यूज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, उक्त भाषा का प्रयोग करना चाहिए। चेक द स्पेलिंग एरर, गलतियों को देखना चाहिए कि हमारी कुछ गलतियां तो नहीं है जो हम संदेश भेजने जा रहे हैं ईमेल में। और ऑल ऑफ एबव, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ एबव, यानी सभी चीज पार्ट उसको फिर से चेक करना चाहिए, गलतियों को देख लेना चाहिए, और अच्छी लैंग्वेज में ईमेल भेजना चाहिए, भाषा अच्छी होनी चाहिए। कर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टाइम मैनेजमेंट टेक्निक, यानी समय प्रबंधन की तकनीक क्या है? टेक रेगुलर ब्रेक, समय मतलब समय प्रबंधन के लिए क्या करिए? नियमित अंतराल पर छुट्टी लीजिए। से नो, नो कहिए, ना कहिए। फोकस एंड ब्लॉक डिस्ट्रेस, फोकस करें और उच्चाट से बचें। और डी करा ऑल ऑफ एबव। तो टाइम मैनेजमेंट में क्या करना है? टाइम मैनेजमेंट में क्या है? तो ये सारा चीजें से टेक रेगुलर ब्रेक लीजिए जो, ठीक है, समय और समय प्रबंधन के लिए टाइम मैनेजमेंट, फोकस एंड ब्लॉक और जो कहता है फोकस एंड ब्लॉक डिस्ट्रैक्शंस, तो ये जो कह रहा है कि फोकस एंड ब्लॉक डिस्ट्रैक्शंस, ये फोकस करे उच्चाट से बचे, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा कि समय प्रबंधन के लिए क्या करना पड़ेगा? कार्य पे फोकस करना पड़ेगा और डिस्ट्रक्शन से अपने आप को दूर रखना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आया है, अगला प्रश्न कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोंट ऑन सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया का पे हमको क्या नहीं करना चाहिए? तो ऑप्शन कह रहा है, ए नेवर इंगेज इन साइबर बुलिंग, साइबर धौस में कभी संलग्न नहीं होना चाहिए। शेयर योर पर्सनल स्पेस, यानी अपने व्यक्तिगत स्थान को साझा करना चाहिए। पोस्ट एनीथिंग यू लाइक, जो आपको अच्छा लगे वो पोस्ट करना चाहिए। और हाइड योर आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को छुपाना चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है कि सोशल मीडिया तो क्या नहीं करना चाहिए? तो स्टूडेंट, इन चारों में से जो सबसे ज्यादा नहीं करना चाहिए, कभी भी साइबर बुलिंग में संलग्न नहीं होना चाहिए। कभी नेवर इंगेज इन साइबर बुलिंग। अब साइबर बुलिंग क्या है? साइबर क्राइम जो होता है कि कभी किसी को डिजिटल तरीके से ठगना नहीं चाहिए, कभी किसी को सोशल मीडिया पे अपशब्द नहीं कहना चाहिए, उसको को धमकी या गाली देने से बचना चाहिए, और ये सब करना नहीं चाहिए। ठीक है, और ये सारी चीजें हैं। बाकी आपको सोशल मीडिया पे जो अच्छा लगता है वो आप पोस्ट कर सकते हैं, बशर्ते वो दूसरों की भावनाओं को ना भड़काए। ठीक है, वो एक मर्यादा में हो। ठीक है, अपनी पहचान को आप चाहे तो जाहिर करिए या छुपाइए, लेकिन अपनी पहचान छुपा के दूसरे को ठगना गलत है। आप चाहे अपनी आइडेंटिटी लॉक किए रहिए, उससे कोई वो नहीं होता है। जैसे फेसबुक में प्रोफाइल लॉक होता है तो आप छुपा के रख सकते हैं अपनी आइडेंटिटी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका यूज अपनी आइडेंटिटी को छुपा के बदल के दूसरे को ठगना, तो ये भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा अभी। अगला प्रश्न जो आया वो देख लेते हैं। कह रहा है डिजिटल नागरिकता से क्या तात्पर्य है? डिजिटल नागरिकता से क्या तात्पर्य है? तो कह रहा है कि यूज ऑफ इंटरनेट रेगुलरली, ये भी ठीक लग रहा है। बी कह रहा है टू बी ए पार्ट ऑफ वन और मोर ऑनलाइन कम्युनिटी, ये तो जरूरी है। सबसे ज्यादा डिजिटल नागरिकता के लिए समुदायों से जुड़ा होना, डिजिटल समुदायों से, ऑनलाइन समुदायों से जुड़ा होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए बी दोनों।
स्टूडेंट डिजिटल सिटीजनशिप यही होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से इंटरनेट का यूज करते हुए ऑनलाइन कम्युनिटीज का हिस्सा होना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ इंटरनेट का उपयोग करना, ये और एक से अधिक ऑनलाइन समुदायों का हिस्सा होना, कम्युनिटीज का हिस्सा होना। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी होगा। अगर हम डी कर देते केवल बी तो दो ऑप्शन सही रहता है, बी को भी टिक कर सकते थे और केवल बी को यानी डी को, तो ये सही नहीं है, दोनों मिला के बनेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा सी आपका। कह रहा है एक पदानुक्रम में उच्च स्तर से निम्न स्तर को भेजे गए संदेशों को कहते हैं मैसेज सेंड फ्रॉम अपर लेवल ऑफ हायरार्की टू अ लोअर लेवल। तो जब अपर लेवल से नीचे के लेवल पे कम्युनिकेशन होता है तो उस कम्युनिकेशन को डाउनवर्ड यानी अधोमुखी संचार कहते हैं। जब बॉस अपने कर्मचारियों को कोई संदेश देता है, ऑर्डर देता है, तो वो कम्युनिकेशन डाउनवर्ड होता है, यानी बस उसमें पालन करना होता है, तो उसको डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। लेकिन जब वर्कर आपस में बात करते हैं तो वो जो कम्युनिकेशन होता है वो अपवर्ड कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो यानी बॉस से जो वर्कर में कम्युनिकेशन होता है वो डाउनवर्ड होता है, आप इस बात को याद रखिएगा। वर्कर का बीच में, फ्रेंड का बीच में अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप का प्रकार क्या है? कंपेशन, रेसिप्रोसिटी और कह रहा है ग्रेटिट्यूड और अल्टुरिज्म, यानी करुणा, पारस्परिकता। तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा रेसिप्रोसिटी, और यानी परस्पर जो कहते हैं कि परस्पर संबंध जो होना चाहिए, कहते हैं ना म्यूचुअल रिलेशन होना चाहिए। जो फ्रेंडशिप होती है उसमें देखिए बाकी जो ऑप्शन आप देखिए तो कंपैशन यानी करुणा, दया, परोपकार, ये सब बड़े से छोटे में होता है, यानी एक बड़ा होगा तब दूसरे पे दया करेगा, दूसरे का गरीब होना जरूरी है। लेकिन जो कह रहा है फ्रेंडशिप में क्या होना चाहिए, तो परस्परिकता होनी चाहिए, यानी एक दूसरे से परस्पर एक दूसरे के काम आना। इसमें पैसे से रुपए से बड़ा छोटा होना शामिल नहीं है, दोनों एक दूसरे के परस्पर मदद करने चाहिए, दूसरे एक दूसरे के काम आने चाहिए, वही मित्रता होती है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल। सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल क्या है इसमें? तो कह रहा है कि पहला कह रहा है ऑब्जेक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग यानी सक्रिय रूप से सुनना। तो कह रहा है कि कौन सा सबसे महत्वपूर्ण संचार कौशल है, तो एक्टिव लिसनिंग। सबसे महत्वपूर्ण संचार कौशल आपका एक्टिव लिसनिंग कहलाता है, क्योंकि जब एक बात कर रहा हो या कोई अपनी बातें कह रहा हो तो उसकी बात एक्टिव सही संचार वही है कि जब दूसरा उसको बहुत ध्यानपूर्वक सुने, यानी अच्छे से सुने, तब तो जाके वो उसकी बातों का जवाब दे पाएगा। तो किसी कम्युनिकेशन में एक्टिव लिसनिंग, निष्क्रिय श्रोता नहीं होना चाहिए, सक्रिय श्रोता होना चाहिए, तो एक्टिव लिसनिंग सही रहेगा। अगला प्रश्न आया निम्न में से कौन सा कार्यस्थल पर धौंस का एक प्रकार है, यानी ये क्या है, ये इसको वर्क स्पेस बुलिंग, जैसे इंटरनेट बुलिंग था तो अब आ गया वर्क स्पेस बुलिंग, यानी कौन सा है? तो कह रहा है ट्रीटिंग अदर इंफीरियर, दूसरे को कब समझना है, ठीक है, ये भी इसी का प्रकार है। वर्बल इंसल्ट, ये भी है, दूसरे को शब्द मतलब उसको कुछ कह देना, आप शब्द कह देना। एक्सेसिव ब्लेमिंग, एक दूसरे को ज्यादा दोष, खाली उसी के ऊपर दोष मर देना। और ऑल ऑफ एबव, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। ठीक है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न आया था डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है। डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है? तो एक व्यक्ति जो भी कुछ ऑनलाइन करता है उसके द्वारा छोड़े गए डिजिटल अवशेष। तो डिजिटल रिमेन लेफ्ट एवरीथिंग एन इंडिविजुअल डज ऑनलाइन। तो डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है? तो जो व्यक्ति जो भी कुछ ऑनलाइन करता है उसके द्वारा छोड़े गए डिजिटल अवशेष, यह ऑनलाइन बिताया गया समय, या उसके पास जो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यह डिजिटल फिंगरप्रिंट, इट इज अ डिजिटल फिंगरप्रिंट होता है एक तरह का जो डिजिटल ही काम आता है, या किसी व्यक्ति के पास कंप्यूटर उपकरणों की संख्या यानी नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो एक व्यक्ति डिजिटल, आपको हाईलाइट कर रहा हूं कि जो आपका ऑप्शन ए है ये राइट है। ये क्यों राइट है? कह रहा है कि जब व्यक्ति कुछ भी करता है, जैसे ऑनलाइन आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आपने क्या ऑर्डर किया, आपकी हिस्ट्री बन गई, तो आपने ये ऑर्डर किया, आप ये खरीद रहे हैं, तो आप जो करते हैं वो उसको जो कंपनियां होती हैं, जो आपका वेबसाइट है इंटरनेट पे, वो सब स्टोर होता है आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, कौन सा गाना सुनते हैं, यूट्यूब उसी के हिसाब से आपको गाने दिखाई लगता है। तो वो डिजिटल आपके फुटप्रिंट को फॉलो करता है कि आपको क्या पसंद है, यानी वो आपकी चॉइस को, आपको डेटा को क्या करता है, स्टडी करता है। तो यही इसी को कहते हैं डिजिटल फुटप्रिंट। ठीक है, एक व्यक्ति जो भी कुछ ऑनलाइन करता है उसके द्वारा छोड़े गए डिजिटल अवशेष, यही डिजिटल अवशेष होता है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है द एबीसीडी मॉडल ऑफ एटीट्यूड, यानी एटीट्यूड यानी अभिवृत्ति का जो एबीसी मॉडल है वो क्या क्या उसका क्या क्या दिखाता है। तो एबीसी मॉडल जो स्टूडेंट है वो दिखाता है अफेक्टिव, बिहेवियरल, कॉग्निटिव, यानी भावात्मक, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, अफेक्टिव, बिहेवियरल, कॉग्निटिव। इसी को एबीसी मॉडल में यानी प्रभावी होना चाहिए, जो अफेक्टिव होना चाहिए, यानी ठीक है, तो भावात्मक कह रहा है, अफेक्टिव मतलब प्रभावी, हम मुझे समझ में आ रहा है, बिहेवियरल मतलब व्यवहारात्मक, और कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक। ठीक है, तो वो व्यवहारिक होना चाहिए, अफेक्टिव मतलब प्रभावकारी होना चाहिए। ठीक है, तो ये ज्यादा सही है। ठीक है, बी आपके इसके साथ राइट आंसर के साथ जाएंगे। कह रहा है अंग्रेजी पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो ये परसोना से हुई है। पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के शब्द परसोना से हुई है, परसोना। ठीक है, परसोना क्या होता था स्टूडेंट, अभी मैं बता देता हूं आपको। परसोना जो है, पहले जो ये अभी आपको बता रहा हूं, नीचे क्वेश्चन है, इसको पहले पढ़ लेते हैं तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगला है परसोना
शब्द है, यानी पर्सोना कहाँ का शब्द है, जो ये पूछना चाह रहा है। तो स्टूडेंट जो पर्सोना वर्ड है वो आपका ये जो लैटिन वर्ड है, ठीक है, पर्सोना वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड है, और लैटिन वर्ड में पर्सोना क्या है, एक मास्क को दिखाता है, व्यक्ति के ऊपर एक मुखौटा लगा लेता है ना कि ये पर्सोना, तो ये मास्क जो पर्सोना जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब एक तरह का मास्क होता है जो चेहरे पे यूज किया जाता है, मुखौटा जिसको कहते हैं, ठीक है, उसी से बना है पर्सोना, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रॉक्सिमिस, काइनेसिस, काइनेसिस और फेशियल एक्सप्रेशन, टचिंग, पैरा लैंग्वेज, यानी ये सब ये किसके कंपोनेंट है, यानी तो ये काइनेसिस और प्रॉक्सेमिक्स और जो भी आनन, अभिव्यक्ति, स्पर्श भाषा, पराभाषा किसके तत्व हैं। तो देखिए स्पर्श भाषा, पराभाषा, काइनेसिक, व्यवहार से, हाव भाव से कुछ बताना, ये शाब्दिक नहीं, शाब्दिक में बोलना होता है, जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसमें बोलना इंपॉर्टेंट होता है, ये अशाब्दिक यानी जिसको कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जांपल है पराभाषा, स्पर्श भाषा, सांकेतिक, ये सब नॉन वर्बल में है, ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है ये, जिसमें नहीं बोलना पड़ता है। आपके हाव भाव से जो जाना जाए वो भी नॉन वर्बल है, आप जो इशारा करके साथ में बोलने के साथ साथ हाव भाव करते हैं वो सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। नॉन वर्बल मतलब जो जिस कम्युनिकेशन में बोल चालना हो, इशारे हो, बातचीत हो, सूचना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूचना की विषय वस्तु की विशेषताएं हैं जो संचार की प्रभावशीलता को करता या करती हैं। तो कह रहा है इज डैश इज आर द कैरेक्टरिस्टिक कंटेंट ऑफ मैसेज दैट अफेक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो कह रहा है कि तो इसका स्टूडेंट जो ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त सभी, यानी जो कहता है कि नोवेल्टी होनी चाहिए, इमोशनल अपील होना चाहिए, प्राइमरी, ये जो कह रहा है कि प्राइमरी वर्सेस रेंसी जो है ये भी होनी चाहिए, यानी प्राथमिक बनाम नवीनता, तो ये सारे चीज कम्युनिकेशन को प्रभावित करते हैं, ठीक है। इमोशनल अपील अगर आप करने लगेंगे किसी कम्युनिकेशन में तो आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा, भावनात्मक ज्यादा हो जाएगा। तो ये सब एक तरह के जो बैरियर है जो कम्युनिकेशन को प्रभावी बनने से रोकते हैं, ठीक है। नए नए नवीनता जो भी है नोवेल्टी, तो ये ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव, ठीक है। स्टूडेंट इसके साथ मुझे एक करेक्शन यहीं पे तुरंत कर लीजिए, यहाँ पे जो ज्यादा सही है वो इमोशनल अपील है, जो ज्यादा नोवेलिटी जो नवीनता है तो उससे कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा प्रभाव वो नहीं पड़ेगा, डिस्टर्बेंस नहीं आएगा ना, प्राथमिक बनाम नवीनता से बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन में प्राथमिकता बनाम नवीनता से भी बहुत ज्यादा नहीं डिफरेंस आता है। जो भावनात्मक संवेग है ये माना जाता है कि कम्युनिकेशन का इमोशनल बैरियर एक होता है, तो इमोशनल अपील जो होता है किसी कम्युनिकेशन में आप करने लगे तो वो क्या हो गया, संचार की प्रभावशीलता को क्या करने लगता है, जो आपका संचार है उसको प्रभावशीलता को उसको वो प्रभावित करने लगता है, उसको कम करने लगता है, ठीक है, यानी अप्रभावी बनाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इमोशनल अपील। अगला प्रश्न है विश्वसनीयता, आकर्षकता तथा समानता की विशेषता, क्रेडिबिलिटी, अट्रैक्टिवनेस एंड सिमिलरिटी आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यानी ये किसके हैं जो, तो स्टूडेंट इसका कर रहा है कि सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, कंटेंट ऑफ मैसेज, तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा जो बी कह रहा है, यानी सूचना की विषय वस्तु, जो विश्वसनीयता है, आकर्षकता है और समानता है, ये सूचना की विषय वस्तु की विशेषता होनी चाहिए कि जो कंटेंट ऑफ मैसेज है वो विश्वसनीय होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, और उसमें क्या क्या समानताएं होनी चाहिए, ये सब सूचना के विषय वस्तु की विशेषता है, ना कि मैसेज की, ना कि स्रोत यानी जो सेंडर है उसकी विशेषता नहीं है, ना ही रिसीवर की है, ठीक है। अगला है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रेफर्स टू, अशाब्दिक संचार किसको दिखाता है, तो अशाब्दिक संचार दिखाता है किसको, मैंने बताया अशाब्दिक संचार में बोलना नहीं होता है, उसमें बोलना नहीं होता, हाव भाव, पराभाषा, सांकेतिक भाषा सब अशाब्दिक संचार का बात है, तो इसमें हो जाएगा शब्दों के बिना संचार, अशाब्दिक संचार क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स, तो बी जो आपका ऑप्शन है इसके साथ हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, ठीक है, और शब्दों के बिना संचार, कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि स्पष्टता, संक्षिप्तता, स्थूलता, शुद्धता, विचारण, संपूर्णता एवं विनम्रता 7 आधारभूत नियम यानी क्लैरिटी, कॉन्शियसनेस और कॉन्क्रीटनेस, करेक्टनेस, कंसिडरेशन और कंप्लीटनेस, ये किसके है, तो ये कम्युनिकेशन स्किल के इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, किसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, संचार कौशल के ये 7 आधारभूत नियम है, यानी वो कम्युनिकेशन स्पष्ट होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, स्थूल होना चाहिए, शुद्धता पूर्ण होना चाहिए, विचारण होना चाहिए, संपूर्णता और विनम्रता के साथ होना चाहिए, 7 आधारभूत नियम है संचार कौशल के। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, में क्या सही है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहले क्या होता है, पहले हमारा कम्युनिकेटर, संप्रेषक, फिर जो होता है, फिर संदेश, फिर होता है रिसीवर, कम्युनिकेटर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर। देखिए पहले संदेश का जो संप्रेषक जो संदेश भेजने वाला है, फिर वो जो संदेश भेजेगा, फिर वो किस माध्यम से भेजेगा, फिर रिसीवर जो उसको प्राप्त करेगा, फिर उसका क्या इफेक्ट होगा, तो ये सही प्रक्रिया है, यानी पहले संदेश भेजने वाला, फिर संदेश होना चाहिए, फिर माध्यम होना चाहिए, किस माध्यम से भेजेगा, जब माध्यम से भेज लिया जाएगा तब रिसीवर के पास पहुंचेगा, तब उसका जाके एक प्रभाव पड़ेगा, तो ये आपका सही कूट सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है
कह रहा है कि संचार के अंतर्गत संदेश ग्रहण करने में मुख्य अवरोध है, यानी क्या मुख्य अवरोध है? तो कह रहा है कि ऑडियंस का एटीट्यूड यानी श्रोताओं का दृष्टिकोण, ऑडियंस का नॉलेज, ऑडियंस की एजुकेशन, ऑडियंस की इनकम। तो स्टूडेंट दृष्टिकोण, एटीट्यूड, कि आप किस एटीट्यूड से श्रोता जो है संदेश को ले रहा है, श्रोताओं का ज्ञान, उसकी नॉलेज कितनी ज्यादा है, संचार के अंतर्गत ग्रहण करने में मुख्य अवरोधक है कि उसका दृष्टिकोण, वो किस एटीट्यूड से मैसेज को ले रहा है। अगर वो उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं होगा तो वो मैसेज को ज्यादा अच्छे से इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। तो इसके साथ जाएंगे ऑडियंस का, उसका ज्ञान कितना है, ज्ञान का संपर्क उसके कार्य कुशलता से हो सकता है, लेकिन वो संदेश को समझने में उससे उसका कोई वास्ता नहीं। अगर उससे उसके लेवल में बात की जा रही है, संदेश उसी के लिए भेजा जा रहा है, तो उसके ज्ञान के अनुरूप ही भेजा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है इफेक्टिव कम्युनिकेशन नीड। यानी इफेक्टिव मतलब होता है प्रभावपूर्ण जो कम्युनिकेशन है उसके लिए क्या होना चाहिए? आर्थिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है सोशल इन्वायरमेंट अच्छा मिलना चाहिए। जो अच्छा कम्युनिकेशन के लिए जो सोसाइटी मिलनी चाहिए, सोशल इन्वायरमेंट है वो अच्छा होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि द प्रोसेस ऑफ इंपोर्टिंग वंस थॉट आइडियाज बाय अदर्स स्पीच सिंबल, यानी ना भाषा, संकेत, चिन्ह आदि के माध्यम से अपने चिंतन विचारों को दूसरे तक पहुंचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए ये संचार की परिभाषा दे दिया है और ये संचार कहलाता है, यानी कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ वंस थॉट्स आइडिया। ठीक है, तो क्या है? टू अनदर पर्सन, यानी क्या होता है? इट इज एक्सचेंज ऑफ वंस थॉट्स आइडियाज, सेट ऑफ डेटाज, जो भी आप कह सकते हैं कि इसका एक्सचेंज होता है। तो ये और किसके बीच होता है? बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, भेजने वाले यानी जो संदेश जो बोल रहा है, यानी आप कह सकते हैं स्पीकर वर्सेज ऑडियंस। तो ये सारे में कम्युनिकेशन होता है। एक जो भेजने वाला, जो सेंडर, मतलब सेंडर को कम्युनिकेटर कहते हैं, और रिसीवर जो होता है जो जिसके लिए संदेश भेजा जाता है। तो ये संचार का आपकी परिभाषा है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सोर्स इनकोडिंग, मैसेज चैनल डिकोडिंग। ये देखिए, ये जो कह रहा है सोर्स इनकोडिंग, मैसेज चैनल डिकोडिंग, रिसीवर एंड फीडबैक, ये 7 स्टेप है कम्युनिकेशन के। इसी प्रक्रिया में जो कम्युनिकेशन मॉडल का ये 7 स्टेप है संचार मॉडल के। ये देखिए, स्रोत के बाद इनकोडिंग मतलब कूट संकेतन, मतलब आप संदेश को कैसे भेजना चाहते हैं, किस तरह से अरेंज करना चाहते हैं, उसको किसी खुफिया तरीके से भेजना चाहते हैं, किन शब्दों का चयन करते हैं, तो वो सब इनकोडिंग में होता है। फिर सूचना, तो पहले हम स्रोत, फिर इनकोडिंग, फिर मैसेज, यानी फिर सूचना, तो पहले उसका कूट की किस तरह भेजना चाहते हैं, फिर सूचना क्या है, फिर किस मीडियम से भेजना चाह रहे हैं, फिर उसका क्या कहते हैं किस मीडियम मतलब चैनल, किस माध्यम से भेजना चाह रहे हैं, फिर डिकोडिंग मतलब जो उसका जो है मूल्यांकन होगा, फिर उसको रिसीवर प्राप्त करेगा, तब जाके फीडबैक। तो ये 7 जो चरण है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस के हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है फेशियल एक्सप्रेशन। अब फेशियल एक्सप्रेशन आपको पता है नॉन वर्बल में आता है। फेशियल एक्सप्रेशन स्टूडेंट किस में आता है? नॉन वर्बल में आता है। ये हमेशा नॉन वर्बल में आता है, अशाब्दिक संचार होता है। शाब्दिक संचार में बोलना, बातचीत करना जरूरी है। टेलीपैथी क्या हो जाएगा? शाब्दिक संचार हो जाएगा। चेहरे के हाव भाव किसके हैं? अशाब्दिक संचार के उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न है वर्बल एंड नॉन वर्बल आर डिफरेंट मेथड ऑफ। तो वर्बल और नॉन वर्बल, अभी आप यहीं पे देख रहे हैं, वर्बल और नॉन वर्बल जो होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक हैं, वो किसके हैं? संचार के 2 प्रकार हैं। संचार के, कम्युनिकेशन के क्या है? विभिन्न विधियां हैं, प्रकार हैं। चलिए अगला प्रश्न है स्पीच एंड लैंग्वेज आर द मेन कंपोनेंट ऑफ। भाषण और भाषा के मुख्य तत्व किसके? तो स्टूडेंट भाषण और भाषा किसमें चाहिए हमको? शाब्दिक संचार में चाहिए। वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा स्पीच एंड लैंग्वेजेस का। ठीक है, तो स्पीच और लैंग्वेज किसके इंपॉर्टेंट है? वर्बल कम्युनिकेशन के। अगला वर्ष कर रहा है अंग्रेजी वर्ड कम्युनिकेशन किन शब्दों से मिल बना है, यानी इंग्लिश वर्ड कम्युनिकेशन किससे डिराइव हुआ है? तो आपको मैंने बताया ये लैटिन और जो कह रहा है कि लैटिन और इटालियन, जो कम्युनिस्ट और कम्युनिकेयर से बना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक लैटिन वर्ड है और एक इटालियन वर्ड है, तो कम्युनिस्ट एंड कम्युनिकेयर, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसको जाके आप देख भी सकते हैं। अगला कह रहा है कि ये देखिए स्टूडेंट यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे एग्जैक्टली लिखना चाहिए था बैरियर्स टू, स्पेस देने के साथ, और यहाँ पे बस बैरियर होना चाहिए। तो बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंक्लूड, यानी प्रभावशील संचार के माध्यम में आने वाली बाधाओं के अंतर्गत क्या आता है? बैरियर मतलब बाधाएं, और किसकी? संचार की बाधाएं क्या है? सूचना में अस्पष्टता यानी इनक्लियर मैसेज, ये भी सही है। भौतिक बाधाएं यानी फिजिकल बैरियर, बिल्कुल वो भी दिक्कतें हैं, यानी जिससे संदेश भेज रहे हैं आपका टेलीफोन ही खराब हो तो वो भी भौतिक बाधा में आ गया। पर्सनल बैरियर, तो भी वो भी व्यक्तिगत बाधाएं, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, आप जाएंगे डी के साथ राइट आंसर। ये सब बैरियर है, ये तीनों जो है ये बैरियर है, यानी बाधाएं हैं, संचार की क्या है? बाधाएं हैं। अगला है पर्सनैलिटी इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय। पर्सनैलिटी किससे प्रभावित होती है? सोशल इंटरेक्शन, भाषण, भाषा, गेस्चर। तो राइट आंसर हो जाएगा जो पर्सनैलिटी यानी जो व्यक्तित्व है वह सामाजिक अंतःक्रिया यानी सोशल इंटरेक्शन से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं स्टूडेंट। इंटरनेट इथिकल प्रोटोकॉल इज कॉल्ड। तो इंटरनेट के एथिकल प्रोटोकॉल को क्या कहते हैं? इसको नेटिकेट कहते हैं स्टूडेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा नेटिकेट, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो इंटरनेट का एथिकल प्रोटोकॉल होता है वो नेटिकेट कहलाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर फीलिंग ऑफ अनदर। तो उसको क्या कहते हैं? यानी दूसरों की भावनाओं को समझने को और उसको साझा करने को समानुभूति कहते हैं, जिसको इंपैथी अंग्रेजी में कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा समानुभूति। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा समानुभूति। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, अगला क्या कह रहा है कि
एक्वेंटेंस, बिल्डअप, कंटिन्यूएशन एंड डेटीरियोशन एंड एंडिंग आर द 5 स्टेज। ये 5 प्रक्रिया किसके अंतर्गत किसके द्वारा बताई गई हैं? तो स्टूडेंट्स इस जो ये क्वेश्चन है कि जो कह रहा है, तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरपर्सनल, जो बी वाला ऑप्शन है कि अंतरव्यक्तिक संबंध। तो ये जो है एक्वेंटेंस, बिल्डअप, कंटिन्यूएशन, डेटोरेशन, ये जो 5 स्टेज जो दिए गए, याद रखिए इनका नाम तो बिल्कुल याद रखिएगा कि किसने, जॉर्ज लेविंजर द्वारा दिया गया है, और ये 5 अवस्थाएं बताई गई हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फैमिली, अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, एक मिनट। फैमिली लव, फ्रेंडशिप, मैरिज, प्रोफेशनल रिलेशनशिप, ये किसके, तो ये विभिन्न प्रकार है। तो ये भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के विभिन्न प्रकार हैं। ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जिसको अंतरव्यक्तिक संबंध कहते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच एक सामाजिक संबंध या संबंधता है, तो क्या है? 2 या 2 से इज सोशल कनेक्शन बिटवीन 2 और मोर पीपल। तो कह रहा है कि सेल्फ स्टीम, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, सोशलाइजेशन या कम्युनिकेशन। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर इसका भी हो जाएगा, जिसको कह रहा है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इसको यहां पे लिखा है पारस्परिक संबंध, इसी को अभी अंतरव्यक्तिक संबंध के नाम से भी जानते हैं। तो 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में जो संबंध होता है वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न क्या था, निर्धारित समय के अंदर दिए जाने वाले कार्यों को जब बार बार करने के लिए छोड़ दिया जाता है तो इस व्यवहार को कहते हैं। तो स्टूडेंट जो कार्य को बार बार के लिए छोड़ दिया जाता है, जो मतलब जो कोई भी टास्क होता है, अवॉइडिंग, किसी टास्क को बार बार करने के लिए अवॉइड किया जाता है, टाल मटोल किया जाता होता है ना, कोई काम होता है बार बार छोड़ते रहते हैं, तो इस तरह के कार्य को प्रोक्रेस्टिनेशन, ये प्रोक्रेस्टिनेशन के अंतर्गत आता है। इसको याद रखिएगा, प्रोक्रेस्टिनेशन, इसका मतलब ये होता है, इसको अगर हिंदी में बात करें तो बार बार इसको दीर्घ सुन्नता के नाम से या काम टालना भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर प्रोक्रास्टिनेशन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या था, अगला प्रश्न कर रहा है, व्यक्ति के रूप में हम सदैव अपने मूल्य या मान और अपनी योग्यता के बारे में निर्णय या आकलन करते हैं। व्यक्ति को अपने बारे में यह मूल्य निर्णय ही कहलाता है। यानी जो कहते हैं कि हम सब कुछ जजमेंट अपने बारे में हमेशा बनाते रहते हैं, और दिस वैल्यू जजमेंट ऑफ अ पर्सन अबाउट हिमसेल्फ, तो ये अपने बारे में ये क्या कहलाता है? तो स्टूडेंट इसको कहते हैं आत्मसम्मान। ये क्या, ये आत्मसम्मान होता है। यानी व्यक्ति के रूप में हम अपने मूल्य या मान योग्यता के बारे में जो निर्णय करते रहते हैं वो आत्मसम्मान कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा सेल्फ स्टीम। ठीक है, आत्मसम्मान, सेल्फ स्टीम, और आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस को कहते हैं। तो राइट आंसर ए है, सेल्फ स्टीम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आया था कि इट इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म द फोर्स दैट डिराइव यू टू डू द थिंग्स। यानी अपने सरलतम रूप में वह शक्ति है जो कुछ भी करने के लिए अभिप्रेरित करती है। तो वो क्या कहते हैं? स्व अभिप्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन ना, खुद को आप प्रेरित करते हैं, भैया हमको पढ़ना है, अच्छा नंबर लाना है, अपने घर के और अपने परिवार के लिए कुछ करना है, तो वो सेल्फ मोटिवेशन करता है, जो खुद को प्रेरणा देती है, खुद को कुछ करने के लिए, वो सेल्फ मोटिवेशन कहलाती है। ठीक है, अब स्मार्ट इज रिलेटेड टू, स्मार्ट जो शब्द है ये थियरी के बारे में बताए थे, तो ये किससे है? गोल से, गोल सेटिंग की थियरी है स्मार्ट। इसका फुल फॉर्म भी मैंने बताया था आपको शुरू में। तो ठीक है, तो ये गोल सेटिंग की थियरी है। ठीक है स्टूडेंट, अब अगला बोला है कि कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड, यानी अभिवृत्ति के घटक क्या है? भावात्मक घटक, व्यवहारात्मक घटक, संज्ञानात्मक घटक और ऑल ऑफ सभी। तो कह रहे हैं जो अभिवृत्ति जो एटीट्यूड है वो सारे हैं, ये 3-4 तरह के, अफेक्टिव, बिहेवियरल और कॉग्निटिव, यानी ये तीनों तरह के होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आया था कि रेफर्स टू सर्टेन रेगुलेशन ऑफ इंडिविजुअल फीलिंग, थॉट्स एंड प्री डिस्पोजिशन एक्ट फॉरवर्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ हिज एनवायरमेंट, यानी वातावरण के कुछ पहलुओं के प्रति व्यक्ति के भाव, विचारों एवं क्रिया करने की पूर्व प्रवृत्तियों को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट हो जाएगा, अभिवृत्ति जो है ये एटीट्यूड को कहलाता है, कि जो कोई सर्टेन रेगुलरिटीज और इंडिविजुअल फीलिंग, थॉट्स के बारे में प्रीडिस्पोजिशन होता है, और इसको क्या कहते हैं? ये अभिवृत्ति को कहलाता है। ये एटीट्यूड जो है ये एटीट्यूड हो जाता है। ठीक है, एटीट्यूड क्या होता है? सीखी जाती है। अब एटीट्यूड क्या होता है? इसको सीखना पड़ता है। अपेक्षाकृत स्थायी होती है, हमेशा किसी विषय, घटना या आदि से संबंधित होती है। उपयुक्त सभी, बिल्कुल एटीट्यूड के बारे में सारी बातें सही है। जो अभिवृत्ति है वो सीखनी पड़ती है, या स्थायी भी थोड़ी बहुत होती है, थोड़ा बहुत स्थायी होती है, लेकिन इसको बदला जा सकता है, इसको सीख के बदला जा सकता है, और ये किसी विषय, घटना या विचार आदि से संबंधित हो सकती है। अगला जो प्रश्न आता है स्टूडेंट याद रखिए, ये को करिकुलर का है, और इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। इस पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं? 50 क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो कर अभिवृत्ति या विकास तथा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो कह रहा है कि फैक्टर अफेक्टिंग, जो क्या कहते हैं, डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, तो आवश्यकता की पूर्ति, दी गई सूचनाएं, सामाजिक अधिगम, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर स्टूडेंट इसका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी ऑल ऑफ एबव। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी स्टूडेंट। कह रहा है कि द्वारा व्यक्ति के कार्डिनल केंद्रीय एवं गौड़ प्रवृत्ति का उल्लेख किया गया। कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी डिस्पोजिशन ऑफ पर्सनैलिटी इज डिस्क्राइब बाई। तो स्टूडेंट ये जो स्टेटमेंट है ये अल्पोर्ट का है। अल्पोर्ट ने ही व्यक्ति को कार्डिनल, केंद्रीय और गौड़ प्रवृत्ति का उल्लेख किया। जो कहते हैं जो कार्डिनल होती है वो शेप ऑफ पर्सन के डोमिनेट करती है, शेप ऑफ पर्सन बिहेवियर। ये बिहेवियर को डोमिनेट करने शेप करती है, बिहेवियर को क्या करती है, शेप करती है और डोमिनेट करती है। ठीक है। अगला प्रश्न आया था कि एक ऐसी विशेषता होती है जिसके कारण व्यक्ति संगत ढंग से, सापेक्ष रूप से, स्थायी ढंग से दूसरे से भिन्न होता है। तो ये जो ये कह रहा है कि ये जो दूसरे से भिन्न होता है वो व्यक्ति, शील, गुण, बुद्धि या उपरोक्त सभी। तो पर्सनैलिटी जो है, पर्सनैलिटी उस व्यक्ति को दूसरे से डिफरेंस बनाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्सनैलिटी, ऑप्शन ए। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी को किसने दिया है? तो इसको जो है, तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर जो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, कार्ल युंग। ठीक है, राइट आंसर है युंग, जिसको कार्ल युंग के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सोमा टाइप थियरी ऑफ पर्सनैलिटी किसने दिया है? तो सोमा टाइप व्यक्तित्व का सोमो टाइप सिद्धांत किसने दिया हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है कि सोमा टाइप थियरी ऑफ पर्सनैलिटी विलियम हर्बर्ट सेल्डॉन का दिया हुआ है। विलियम हर्बर्ट सेल्डॉन। ठीक है, विलियम हर्बर्ट सेल्डॉन ने ये दिया हुआ है। ठीक है, सोमा टाइप ये 1940s के आसपास इन्होंने इस पर्सनैलिटी की थियरी को दिया हुआ है। ठीक है। अगला कह रहा है कि व्यक्तित्व के सतही और स्रोतशील गुण का उल्लेख किया है। सरफेस एंड सम ट्रेट ऑफ पर्सनैलिटी डिस्क्राइब बाई। तो स्टूडेंट इसका जो ऑप्शन बी कह रहा है, आरबी कैटल, राइट आंसर हो जाएगा कि सरफेस एंड सम ट्रेट, यानी व्यक्तित्व के सतही और स्रोतशील गुण को आरबी कैटल ने उल्लेख किया है। बहुत प्रसन्नता है कि उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे और उसी पैटर्न के पूछे गए थे। तो स्टूडेंट बिना आपका समय लिए हुए आपको ले चलते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ और देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे। तो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो स्मार्ट का फुल फॉर्म है, इसमें स्मार्ट जो कौन सा इसमें जो वर्ड दिया हुआ है वो अपने फुल फॉर्म को यानी उसके एग्जैक्ट मीनिंग को नहीं बता रहा है। यानी लक्ष्यों से सटे एक आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक स्मार्ट परिवर्णी शब्द सूची में से संबंधित नहीं है? तो स्टूडेंट स्मार्ट में जो स्पेसिफिक होता ही है, यम से आपका मिजरेबल होता है, एट से एडजस्टमेंट होता है, लेकिन आर से जो होता है रेलिवेंट होता है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ रेलिवेंट ना देके यहाँ पे दिया हुआ है रिवॉर्ड। तो रिवॉर्ड की बात नहीं है, यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे रेलिवेंट होना चाहिए था। आर से मतलब रेलिवेंट, और टी का तो दिया नहीं है, टी मतलब टाइम बाउंड होता है, जैसा आपको पता ही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा लक्ष्य प्रेरक लक्ष्य नहीं है? यानी कौन सा कि गोल सेटिंग थियरी के अकॉर्डिंग कौन सा मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्यों को अस्पष्ट रखना, यानी अनक्लियर। जो कीपिंग गोल वोइग, जो गोल्स को वोइग रखना, यानी अंधेरे मतलब क्लियर नहीं रखना, अंधेरे में रखना, लक्ष्यों को अस्पष्ट रखना, इसका हो जाएगा कि लक्ष्य से गोल सेटिंग थियरी के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। ठीक है। प्रयोग। अगला प्रश्न आया था लक्ष्यों को निर्धारण करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधन को चुनने की प्रक्रिया को कहा जाता है, यानी द प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल एंड चूजिंग द मीन्स बाय विच दीज गोल कैन बी अचीव्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो लक्ष्यों को निर्धारण करने की प्रक्रिया है वो प्लानिंग में आता है। ठीक है, चुनने की जो प्रक्रिया है इसको क्या कहते हैं? प्लानिंग, जिसको हिंदी में योजना। ठीक है। अगला प्रश्न आया है कि हाउ आर द एटीट्यूड फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू जो जैंक। 1968 में जो जैंक का जो ये थियरी है उसमें कैसे इसको एटीट्यूड को कैसे वो होता है, निर्माण कैसे होता है, यानी कैसे फॉर्म होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कॉग्निटिव अप्रेजल से। ठीक है, तो एटीट्यूड जो फॉर्म होते हैं, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा संज्ञानात्मक मूल्यांकन, कॉग्निटिव अप्रेजल। ठीक है, अभिवृत्तियां संज्ञानात्मक मूल्यांकन से बनती है, यानी कॉग्निटिव अप्रेजल से बनती है। चलिए 5वां क्वेश्चन आया हुआ है छोटे मोटे मुलायम और गोल होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? जैसा कि हमने सेल्डन का वो जो थियरी पढ़ी है, तो सेल्डन के थियरी के अकॉर्डिंग जो होते हैं एंडोमॉर्फ्स। राइट आंसर हो जाएगा जो मुलायम गोल को बताते हैं वो क्या होते हैं? एंडोमॉर्फ्स होते हैं। स्टूडेंट वो एंडोमॉर्फ्स होते हैं। जो मेसोमॉर्फ्स होते हैं, जो ऑप्शन सी आपका दिया हुआ है, ये स्क्वायर और मस्कुलर को दिखाते हैं। मेसोमॉर्फ्स स्क्वायर और मस्कुलर को, और एक्टोमॉर्फ्स थिन और फाइन बोन को दिखाते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर एंडोमॉर्फ्स होगा। और मेटामॉर्फ तो अलग चीज है, मेटामॉर्फोसिस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला है पर्सनैलिटी कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड पर्सोना। ये तो प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन स्टूडेंट था जिसको हमने डील किया था, और इसका राइट आंसर होता है मास्क। जो पर्सनैलिटी वर्ड जो लैटिन वर्ड पर्सोना से बना हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है? मास्क, एक तरह का मुखौटा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेशन बैरियर, यानी संचार में कौन सा बैरियर नहीं है, बाधा नहीं है? तो संचार में कौन सा बाधा नहीं है? आदतें।
ठीक है, इसको बैरियर नहीं समझा जाता। आदत तो व्यक्ति के अंदर आ जाता है, हैबिट्स तो हैबिट्स जो है कम्युनिकेशन का बैरियर नहीं है, लेकिन लैंग्वेज बैरियर, कल्चरल बैरियर और फिजिकल इंपेयरमेंट्स ये सारे बैरियर के अंदर आते हैं। ठीक है, ये कम्युनिकेशन के बैरियर यानी अवरोध हैं। अगला है हम में से अधिकांश लोग बोलते समय शब्दों के अतिरिक्त डैश और का प्रयोग करते हैं। देखिए इसमें 2 डैश दिया हुआ है, जबकि एक भरना चाहिए था, और का इसमें नहीं देना चाहिए था, लंबा डैश दे देना चाहिए था एक शब्द भरने के लिए। और स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कह रहा है कि मोस्ट ऑफ अस यूज डैश इन एडिशन टू वर्ड्स एंड यूज, इसका राइट गेस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज। राइट आंसर हो जाएगा गेस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज, जो ऑप्शन बी है आपका। गेस्चर एंड यानी इशारों और शरीर की भाषा, यानी जो आपका बॉडी लैंग्वेज होता है, शारीरिक भाषा। ठीक है, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अगला प्रश्न आया है, निम्न में से कौन सा गैर मौखिक संचार का एक रूप नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल में क्या नहीं आता है? नॉन वर्बल में जो हम नहीं बोलते हैं तो वही नहीं आता है। तो नॉन वर्बल वो होता है जिसमें हमको बोलना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो शारीरिक भाषा ये बॉडी लैंग्वेज जाएगा आपका, नॉन वर्बल होगा। टोन ऑफ वॉइस ये पैरालिंग्विस्ट है। ठीक है, और फेशियल एक्सप्रेशन तो ये सारे हो जाएंगे। लेकिन जो टेलीपैथी है, टेलीपैथी तो वर्बल कम्युनिकेशन है। टेलीपैथी यानी फोन से जो कोई सलाह सुझाव दिया जाए तो उसको टेलीपैथी कहते हैं। ठीक है, अब तो टेलीपैथी से उपचार भी होने लगता है, होता है। अगला प्रश्न आया हुआ था, निम्न में से किसमें स्वर, गति और आवाज का आयतन शामिल है? निम्न में से किसमें स्वर, गति और आवाज का आयतन शामिल है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड टोन, स्पीड एंड वॉल्यूम। तो इसको ये सब किसमें आता है? पैरा लैंग्वेज में आता है। जैसे टोन और ये सब आता है, टोन कैसा बोल रहे हैं, तेज है, तीखा है, शार्प है, श्रिल है, लाउडनेस, गेजिंग, ये सब किस में आता है? पैरा लैंग्वेज में आता है। ठीक है, तो ये पैरा लैंग्वेज में आ जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि आई शैल नेवर डू बिजनेस विथ यू अगेन, यानी मैं तुम्हारे साथ कभी कोई व्यापार नहीं करूंगा। ये कौन सा एटीट्यूड का कौन सा कंपोनेंट है, घटक है? तो दृष्टिकोण का ये बिहेवियरल, अगर हम बात करें तो ये व्यवहार के जो बिहेवियरल है, कॉग्निटिव नहीं है, अफेक्टिव भी नहीं है, और ये इंटेंशनल कंपोनेंट है। बिहेवियर का कैसा कंपोनेंट है? अगर ऑप्शन बिहेवियर ना देके इंटेंशनल कंपोनेंट देता तो और ज्यादा सही होता। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंतर्गत आता है और वो उसका इंटेंशनल कंपोनेंट है। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट लक्ष्य के 6 W क्या है, यानी 6 Ws ऑफ स्मार्ट। तो इसमें जो 6 W स्मार्ट गोल, जैसे स्मार्ट का फुल फॉर्म पहले ही क्वेश्चन बताया था, तो इसके 6 W क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका सी जो लिखा हुआ है कि हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, विच एंड वाई। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डी मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ स्टूडेंट, ये सी, कौन, क्या, कब, कहाँ, कौन सा, क्यों, यानी हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, वाई, ये सही आंसर हो जाएगा। 6 W में का ये एक W यही है। स्मार्ट में यस का, मैंने ये पहला क्वेश्चन ही आया था, स्मार्ट का यस क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। तो यहां से स्टूडेंट इंग्लिश यानी हिंदी में विशिष्ट, स्पेसिफिक हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था, सक्रिय रूप से सुनने के लिए पहला कदम क्या है? तो देखिए सक्रिय रूप से सुनने के लिए क्या है? आई कांटेक्ट होना। आई कांटेक्ट कैसे होगा? जब आप स्पीकर की तरफ देखेंगे, तो लुक एट द स्पीकर, यानी जब बोलने वाला की तरफ देखेंगे तभी तो पहला रूप से सक्रिय सुनना वही शुरू होता है। तो फर्स्ट स्टेप यही है कि लुक एट द स्पीकर, और फिर आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आया, आपकी खुद की क्षमताओं के भरोसे के स्तर के रूप में जाना जाता है, लेवल ऑफ योर कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटीज इज नोन एज। तो देखिए इसको सेल्फ इफिशियंसी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सेल्फ, कह रहा है कि द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इन योर ओन एबिलिटीज। तो इसका जो ए वाला आपका आंसर है, आत्म प्रभाविकता यानी सेल्फ इफिशियंसी, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आया था कि Who among the following psychologist has tried to describe personality in term of trait, यानी पर्सनैलिटी को ट्रेट के रूप में, यानी लक्षण, जो व्यक्तित्व को लक्षणों के रूप में किसने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा G.W. एल्पोर्ट। इन्होंने विभक्त किया था, इन्होंने डिवाइड किया था। G.W. एल्पोर्ट, एल्पोर्ट का ये थियरी है। इन्होंने पर्सनैलिटी को ट्रेट के रूप में, यानी जो कहते हैं व्यक्तित्व को लक्षणों के रूप में बांटा था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ एक्टिव लिसनिंग, यानी एक्टिव लिसनिंग का क्या इसमें से चिन्ह है, कैसे हमको पता चलेगा कि ये एक्टिव लिसनिंग है? तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। एक्टिव लिसनिंग के लिए जो पैराफ्रेजिंग, समराइजिंग व्हाट समवन हैज सेड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दखल देना नहीं होगा, विषय बदलना नहीं होगा, चुप हो जाना भी नहीं होगा, क्योंकि एक्टिव लिसनिंग में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्टिव साइन ऑफ एक्टिव लिसनिंग के लिए मतलब इसके लिए सबसे ज्यादा है कि पैराफ्रेजिंग, समराइजिंग व्हाट समवन हैज सेड, उसको समझ जाना, उसको समझा देना, या अपने मन में बता देना कि उसका क्या मेन निचोड़ है जो टीचर एक्सप्लेन कर रहा है या जो स्पीकर बोल रहा है। अगला है कह रहा है वन ऑफ द मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ हाई सेल्फ स्टीम। हाई सेल्फ स्टीम कैसे पता चलता है? जिसको कहते हैं उच्च आत्मसम्मान, हाई सेल्फ स्टीम। तो उसके लिए अच्छा मेंटल हेल्थ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड मेंटल हेल्थ, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी अच्छा मानसिक से तभी हाई सेल्फ स्टीम होगा जब अच्छा मेंटल हेल्थ होगा।
स्टूडेंट्स मैं आपके लिए बाकी ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूं, मैं आपके लिए सीधे करेक्ट आंसर्स को ज्यादातर पढ़ रहा हूं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग है ट्रू स्टेटमेंट अबाउट टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट के बारे में क्या सत्य है। तो स्टूडेंट ये कह रहा है कि एक ही से अधिक कार्य करना, ये सब नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा समय प्रबंधन, और मतलब इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कि समय प्रबंधन कार्यों को पूरा करने और उनको करने के लिए योजना बनाने के बारे में, यानी टाइम मैनेजमेंट इज अबाउट प्लानिंग टू गेट टास्क डन एंड डूइंग, ठीक है, टास्क डन एंड डूइंग देम, ठीक है, तो उनको करने से और उनकी योजना बनाने से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कंसीडर एंड अप्रिसिएट अदर पीपल सर्कमस्टांसेस प्रॉब्लम एंड फीलिंग स्टेप इन शूज, यानी ये जो कह रहा है कि जो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड कंसीडर एंड अप्रिसिएट अदर पीपल सर्कमस्टांसेस, दूसरों की परिस्थितियों को समझने, भावनाओं को समझने और विचार करने, उनकी सराहना करने की क्षमता को क्या कहते हैं, यानी दूसरों के जूते में जो इसको कहते हैं कदम रखना, इसको क्या है, यानी दूसरे के जूते फटे हैं या जैसे भी उस पर कदम रखना, यानी उससे सहानुभूति रखना, तो ये परानुभूति में आ जाता है, इम्पैथी में इसको हम बात करते हैं। ये किसमें होता है, यानी दूसरे के शूज में पैर रखने का मतलब उसके कंडीशन को समझ जाना कि वो किस तरह है, किस तरह जी रहा है, किस हालत में, ये सारा इसमें आता है इम्पैथी, यानी दूसरे की समस्याओं को अपनी समस्या बना के समझना, यानी दूसरे के जूते में कदम रखना के बराबर होता है, ठीक है। Which one of the following is considered a listening behavior, तो किसको लिसनिंग बिहेवियर माना जाता है। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी देखिए लिसनिंग बिहेवियर क्या, आंखों से संपर्क, फिर रिलेटेड क्वेश्चन पूछना। देखिए रिलेटेड क्वेश्चन पूछना भी एक्टिव लिसनर का काम है, ठीक है। शोइंग सिंपैथी, सहानुभूति दिखाना, मतलब जो बता रही है नहीं उसके लिए आप रूड हो, उसके लिए आप सिंपैथी आपके अंदर होने चाहिए कि वो जो बता रहा है मैं उसको समझने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया है कि व्हाट डज डिजिटल एटिक्वेट मीन। ठीक है, डिजिटल एटिक्वेट को, ये क्वेश्चन भी पिछले बार पेपर में आया था, बहुत सारे क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम ऐसे ही आए हैं, थोड़े बहुत चेंजेस भी आए हुए हैं, तो उसको नेटिक्वेट कहते हैं। जो डिजिटल एटिक्वेट को, डिजिटल मैनर को एटिक्वेट नेटिक्वेट के नाम से जाता है। ये सेट ऑफ बेसिक रूल यू हैव टू फॉलो व्हाइल यूजिंग इंटरनेट, ये क्या होता है, सेट ऑफ बेसिक रूल जो आपको फॉलो करने होते हैं इंटरनेट के यूज करने में। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा माइंडिंग योर मैनर्स इन साइबर स्पेस, राइट आंसर हो जाएगा सी, साइबर स्पेस में अपने व्यवहार पर ध्यान देना। साइबर स्पेस में क्या करना, अपने व्यवहार पर ध्यान देना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जो सी है। चलिए अगला प्रश्न है, ईमेल लिखते समय कौन सा अच्छा अभ्यास है। तो ईमेल लिखने के लिए सबसे अच्छा अभ्यास उसका लंबा होना नहीं, इमोजी का प्रयोग नहीं करना, कम से कम उसमें ग्रामर सही होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा कम से कम व्याकरण और विराम चिन्हों के बारे में चिंता करें। लिस्ट बोदर अबाउट ग्रामर एंड पंचुएशन, ग्रामर और पंचुएशन अच्छा होना चाहिए। ईमेल लिखते समय लंबा होना कोई बात नहीं है, ठीक है। इमोजी तो यूज ही नहीं करना रहता है बेसिकली, ठीक है। अगला प्रश्न है, कह रहा है समय प्रबंधन तकनीक में शामिल है। तो समय प्रबंधन तकनीक में क्या शामिल है, तो जो अगर कह रहा है कि टू डू की सूची जानबूझकर बनाए रखें, यानी कीप टू डू लिस्ट, ये भी करेक्ट है। मैनेज डिस्ट्रक्शन, यानी डिस्ट्रक्शन से हटाकर फोकस हो जाए, ये भी सही है। और ये भी सही है कि रैंक योर टास्क, यानी अपने कार्य पे ध्यान दे रहे, प्राथमिकता दे, तो ये भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी जो 24 का है वो आंसर डी होगा। 25वें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है पैरेटो सिद्धांत 80:20 क्या है, यानी पैरेटो का 80:20 का सिद्धांत क्या है, नियम क्या है, पैरेटो का जो 80:20 है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी 80% परिणाम केवल 20% प्रयत्न से प्राप्त होते हैं। जो 80% हमको आउटकम मिलता है वो 20% एफर्ट से ही मिल जाता है, यानी जो 80% आउटपुट है वो 20% इनपुट यानी हमारे प्रयास से मिल जाता है हमको। तो 80% रिजल्ट आर अचीव्ड ओनली बाय 20% ऑफ इफेक्ट, ठीक है। यानी हम 20% अपना कोई काम में अपना एफर्ट लगा देते हैं तो आपको 80% तक अच्छा रिजल्ट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। कह रहा है ईमेल लिखते समय ऑल कैप का क्या मतलब होता है। देखिए ऑल कैप जो है वो इम्फेसिस करता है, बोल्डनेस दिखाता है कि आप इस बात पे ज्यादा इम्फेसिस कर रहे हैं, जोर डाल रहे हैं। तो ये और इसको कंप्यूटर और कम्युनिकेशन की भाषा में इसको शाउटिंग भी बोलते हैं। तो राइट आंसर जाएगा यू आर शाउटिंग रूडली। आप बिना मतलब का अगर हर जगह कैप का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैपिटल लेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं ईमेल लिखने में, तो उसको मतलब है कि यू आर शाउटिंग रूडली, यानी आप बदतमीजी से चिल्ला रहे हैं, यानी आप जो ईमेल है उसमें भेजने में उसमें बदतमीजी कर रहे हैं। ये इसका कोई मतलब नहीं कि हर चीज कैपिटल वही लिखना इंपॉर्टेंट है जहां पे जो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। अगला है संचार प्रक्रिया में इनकोडिंग, यानी व्हाट इज इनकोडिंग इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो इनकोडिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या है, इनकोडिंग वही है किसी जो कम्युनिकेशन प्रोसेस का पहला स्टेप जो आ जाता है सोर्स के बाद, इनकोडिंग दूसरा स्टेप है, सॉरी। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस के 7 स्टेप में इनकोडिंग जो सेकंड स्टेप है, इसका मतलब होता है कि आपको जो संदेश भेजना है उसको किसी सिंबल के रूप में, चाहे वो शब्द डायरेक्ट शब्द हो या कोई चिन्ह हो या कोई इंफॉर्मेशन, यानी उसको एक यूजिंग सिंबल टू एक्सप्रेस डेटा, यानी अपनी बातों को अपने डेटा को कहने के लिए प्रतीकों का उपयोग करना, चाहे वो सिंपल प्रतीक हो, हिडन प्रतीक हो या कोई स्पेसिफिक प्रतीक हो। अगला प्रश्न है
पैरा लैंग्वेज एक प्रकार का एक्शन लैंग्वेज यानी क्रिया भाषा, यानी पैरा लैंग्वेज इज काइंड ऑफ एक्शन लैंग्वेज रेफर्स टू। तो पैरा लैंग्वेज में क्या आता है, टोन, जो बोलने का लाउडनेस, टोन, वॉइस, स्पीड, हेजिटेशन, ये सारे किस में आते हैं, पैरा लैंग्वेज में आते हैं। ये किस में आता है, टोन ऑफ वॉइस, स्पीड, स्पीच एंड हेजिटेशन, ये सब पैरा लैंग्वेज के पार्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था कि विच वन कैन इंप्रूव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, वन कैन, कैसे कोई अपना इंटरपर्सनल रिलेशनशिप सुधार सकता है। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप सुधारने के लिए सुनने के कौशल यानी लिसनिंग स्किल का डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, असहमत, मतलब किसी बात पे आप डिसएग्री है तो ओके यार, ठीक है, चलो तुम डिसएग्री हो, मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, लेकिन कोई मन में बैड नहीं, ये भी ठीक है, अपने रिश्तों के लिए आभार व्यक्त करना सही हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर डी, राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ एबव। ठीक है, चलिए 29 का डी। अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व निर्धारक क्या है, यानी व्यक्तित्व निर्धारक क्या है। तो जो फिजिकल इन्वायरमेंट है ये भी है। पर्सनैलिटी को कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो फिजिकल इन्वायरमेंट, हेरिडिटी, वंशाक्रम, अनुभव और संस्कृति, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, इन्वायरमेंटल से कारण से भी पर्सनैलिटी आपकी प्रभावित होती है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न कौन सा संचार प्रणाली का महत्वपूर्ण घटक नहीं है। तो इसमें जो टेलीफोन है, सेंडर होता ही है, मैसेज होता है, ये चैनल होता है, लेकिन टेलीफोन कोई इंपॉर्टेंट घटक नहीं है कम्युनिकेशन का। ठीक है, अगला प्रश्न आया है व्यक्तित्व के अनुवांशिकता संबंधी घटक निर्धारण के अंतर्गत आते हैं। तो यानी जो हेरिडेटरी कंपोनेंट होते हैं पर्सनालिटी के, वो किसके अंतर्गत आते हैं। तो जो हेरिडेटरी कंपोनेंट होते हैं स्टूडेंट्स, वो बायोलॉजिकल के अंतर्गत आते हैं, जैविक निर्धारण के अंतर्गत आते हैं। व्यक्तित्व के अनुवांशिकता जो होती है वो बायोलॉजिकल से रिलेटेड है, ये तो सबको पता है। अगला है मित्रों को ऑनलाइन पोस्ट करते समय आपको विचार करना चाहिए। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो आप पेपर दे के आए हैं, तो चित्रों को ऑनलाइन पोस्ट करते समय तस्वीर में जो दूसरे देख रहे हैं उसका ख्याल रखना चाहिए। तस्वीर कैसी है ये भी देखना चाहिए, क्या तस्वीर आपको परेशानी में डाल दे रही है, आपकी पर्सनल पिक्चर है, ये सब का ध्यान रखना चाहिए। तो राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। अगला क्वेश्चन आया हुआ है कि व्यक्तियों के रूप में हम हमेशा स्वयं के बारे में कुछ निर्णय लेते हैं, यानी उसको क्या कहते हैं, यानी जो हम जजमेंट लेते हैं अपने बारे में उसको क्या कहा जाता है। तो जो जजमेंट हम लेते हैं उसको सेल्फ स्टीम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आत्मसम्मान, सेल्फ स्टीम। ठीक है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सेल्फ स्टीम। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा समय बर्बाद करने वाला या काम भटकाने वाला है। तो समय बर्बाद करने वाला या काम भटकाने वाला हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि इस शेड्यूल को डिस्टर्ब नहीं करना, यानी जो एबिलिटी टू से नो, ये भी सही है, ये होगा, ये मतलब ध्यान भटकाने वाला नहीं है। काम में लगने, काम को योजना बनाना यानी प्लानिंग करना और लग जाना, वो भी सही है। तो राइट आंसर जिसमें जो भटकाने वाला है कि समय जो लगना, हमारी अवस्था के कारण दस्तावेज को खोजने में लगने वाला समय, ये समय भटकाने वाला है, ये टाइम को डिस्टर्ब करता है। यानी आपको कोई काम करना हो और कुछ ढूंढ रहे हो जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, ना मिले तो आपका टाइम को खराब करता है, वो टाइम वेस्टर है। अगला प्रश्न आया है सफल संप्रेषण के लिए आवश्यक है, यानी सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी सही, सुनना, सीधी बात करना, इमोशनल कंट्रोल, सब, यानी ऑल ऑफ एबव, डी हो जाएगा। 36 का डी। 37वां क्वेश्चन आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सजेस्टेड टेक्निक फॉर द ओवरकमिंग टाइम वेस्टर इन द वर्क इन्वायरमेंट, यानी जो अपने कार्यस्थल पे, अपने जो भी कार्य वातावरण के समय बर्बादी पर काबू पाने के लिए कौन सी सही तकनीक सुझाई गई है। तो इसका राइट आंसर भी स्टूडेंट डी हो जाएगा, यानी महत्वपूर्ण कार्य और परियोजनाओं के लिए समय निर्धारित कर दिया, सही है। टाइम को प्लान करना, निर्णायक बनना, सामान्य कार्यों के लिए एक साथ शेड्यूल कर लेना, यानी जो एक तरह के काम है उसको एक साथ शेड्यूल कर लेना, ये सही है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, डी विल बी राइट आंसर, कि यानी ये सब सभी। तो 37 का डी हो जाएगा स्टूडेंट। 38वां क्वेश्चन जो आया हुआ था, व्यक्तित्व गुणों से व्यक्ति की विशेषता प्रक्षेपित होती है, यानी पर्सनैलिटी ट्रेट रिफ्लेक्ट पीपुल कैरेक्टरिस्टिक। तो उसमें क्या दिखता है, तो इसमें चिंतन के प्रारूप भी देखते हैं, भाव भी दिखता है, व्यवहार भी दिखता है। तो राइट आंसर जाएगा इसका भी आंसर डी। तो स्टूडेंट बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर डी हैं जो ऑल ऑफ एबव रहे हैं, सारे के नहीं है, कुछ बहुत सारे के रहे हैं। अगला प्रश्न कर रहा है मानव बृहद रूप से निर्धारित होता है, मानव व्यवहार बृहद रूप से कैसे निर्धारित होता है। तो इंटरनल फैक्टर से भी होता है और एक्सटर्नल फैक्टर से होता है, बोथ ए एंड बी हो जाएगा। मानव व्यवहार जो होता है इंटरनल फैक्टर यानी हेरिडेटरी भी होता है और इन्वायरमेंट से भी प्रभावित होता है। अगला प्रश्न जो लास्ट प्रश्न आपका आया है, पीपुल विथ ग्रेट टेंड टू हैव इंप्रेसिव पर्सनैलिटी, यानी व्यक्ति तो जिसके पास उच्च, तो क्या इसमें भरा जाएगा, इसमें हम फिल करेंगे स्टूडेंट कम्युनिकेशन स्किल। जिसके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होती है, जो ऑप्शन ए है, वो क्या होता है, उसका व्यक्तित्व यानी उसकी जो पर्सनालिटी होती है वो इंप्रेसिव होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ए। तो स्टूडेंट आशा करता हूं आपको मेरा ये सोल्यूशन पसंद आया होगा, आपने अपने आंसर को चेक किया होगा। स्टूडेंट आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेगा, वीडियोस को फ्रेंड के बीच शेयर करेगा। थैंक यू सो मच आपके समय के लिए।